नमस्कार, जय हिंद। आर्थिक घटना चक्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डेटा के बारे में बात करेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी का डेटा है और इसके बाद यहां पर प्रोडक्शन का डेटा है। ठीक है, मतलब कौन किस किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है, और वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो कौन लगाता है, आपको पता होगा कि ये अनुमान लगाया जाता है CSO के द्वारा। और ये भी आप जानते होंगे कि हमारे देश में CSO और NSSO नामक दो संस्थाएं हैं। CSO क्या करती है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, और जो NSSO है ये गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाती है। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाया गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले ये CSO और NSSO, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं, इसी के अंग के रूप में दोनों काम कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है। और ध्यान रखना एक चीज़ कि ये जो CSO है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये काम करता है मॉस्पी। मॉस्पी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके तहत आता है CSO। तो इसने अभी 31 मई 2021 को राष्ट्रीय आय का डेटा जारी किया। और आप ये भी जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो दो तरीके से निकाली जाती है। तरीके का मतलब यहाँ बेस ईयर से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक होता है चालू कीमत पर और एक होता है बेस ईयर पर। ठीक है, बेस ईयर अभी हमारा कितना है, 2011-12। ठीक है, और एक चालू कीमत होता है जो आज की कीमत पे निकाला जाता है, जो राष्ट्रीय आय होती है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर GDP बताया गया। सबसे पहले ये बताइए कि GDP होता क्या है। तो GDP क्या होता है, एक मिनट, अच्छा सा कोई कलर नहीं मिल रहा जो क्लियर दिखे। हाँ, ब्लू ठीक है। देखिए, GDP क्या होता है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वित्त वर्ष में, कोई भी आप फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं, 2011-12 ले लीजिए, 2012-13, 2020-21, कुछ भी ले लीजिए। किसी एक वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। क्या कहा मैंने, कि एक वित्त वर्ष में, किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, GDP। अब एक चीज़ समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक राष्ट्र की बाउंड्री के भीतर जो भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, जिस भी वस्तु का, सेवा का, उसका जो अंतिम मूल्य है वही क्या है, GDP। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भारतीय, ये है इंडिया और ये है USA। ठीक है, इंडिया और USA। एक भारतीय व्यक्ति है जो अमेरिका में काम करता है। ये जो यहाँ पर अर्न करता है वो किसका हिस्सा है, वो भारत की GDP का है या अमेरिका की GDP का। तो स्वाभाविक सी बात है, चूँकि ये जो व्यक्ति है ये भारत की बाउंड्री से बाहर जाके काम कर रहा है, तो ये हमारी GDP का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी GNP का हिस्सा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। और ये अमेरिका की GDP का हिस्सा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा है, अमेरिका की बाउंड्री में काम कर रहा है। क्लियर है इतनी सी बात कि, और कोई विदेशी मान लीजिए हमारे देश में आके काम कर रहा है, तो वो जो अर्न करेगा वो हमारी GDP का हिस्सा है। लेकिन वो जिस देश का व्यक्ति है, मान लीजिए अमेरिकी ही है, वो हमारे देश में आके काम करता है, तो वो अमेरिका की GNP में शामिल होगा, लेकिन वो अमेरिका की GDP में शामिल नहीं होगा, वो हमारे देश की GDP में शामिल होता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर कि हम इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, ना कि मध्यम वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं को। जैसे गेहूँ को हम कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूँ का आटा बना सकते हैं, आटे से ब्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रेड है वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसके बाद भी तो ब्रेड से भी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो वस्तु बनेगी वो उपभोग के लिए होगी। तो अंतिम वस्तु का मतलब है कि उसे और ज़्यादा फिर उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। उसके बाद उस वस्तु का सीधे क्या होगा, कंजप्शन होगा। अंतिम वस्तु समझ में आ रही है। आटा यहाँ पर क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन ध्यान रखना, आटा अंतिम वस्तु भी हो सकता है। अगर आटे से सीधे रोटी बन जा रही है तो वही आटा किस काम आ रहा है, अंतिम वस्तु के रूप में। और इसी आटे से अगर ब्रेड बन रहा है तो यहाँ पर आटा किस रूप में काम आया, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है, कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है, ये इस बात से तय होता है कि उस वस्तु का यूज़ कैसे किया जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर चीज़ें ऐड की है वो SN लाल किताब का है। ठीक है, SN लाल बुक आती है इकोनॉमिक्स की, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो वस्तु अंतिम है या माध्यमिक है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि वस्तु उत्पादन की क्रिया में यूज़ हो रही है या उपभोग की क्रिया में
यूज़ हो रही है। तो एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और दूसरी स्थिति में वही वस्तु माध्यमिक भी हो सकती है। जैसे अभी हमने आटा का एग्जाम्पल लिया, देखिए वही दिया भी है, ठीक है। जो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए आटा है वो माध्यमिक है, वही जब घर में रोटी बन जाती है उसी आटे से तो वही आटा क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज़ और मैंने ऐड किया है, जैसे वस्तुएं और सेवाएं, उसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, अंत्य और माध्यमिक। अंत में भी फिनिश्ड वस्तुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की, एक कंजप्शन गुड्स होती हैं और एक कैपिटल गुड्स। कंजप्शन भी दो प्रकार की, सामान्य उपभोग वस्तुएं जो कम टिकाऊ होती हैं और एक टिकाऊ। अब सामान्य उपभोग भी दो प्रकार की, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफेन। देखिए सामान्य इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस में क्या होगी, प्राइस जब क्या होगा, कम होगा, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये तो सामान्य वस्तुओं के लिए काम आता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, अगर आप उनका प्राइस कम करोगे तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इन्हीं वस्तुओं को क्या कहा जाता है, गिफेन वस्तुएं या अति निकृष्ट वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं के केस में क्या है, प्राइस आप बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर उल्टा मैंने बता दिया, प्राइस आप बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस आप कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस कम करने के बावजूद भी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं, उनका नाम क्या होता है, उन्हें कहा जाता है गिफेन वस्तुएं। हालांकि यहाँ कोई स्पेशल वस्तु नहीं होती, इसको कंपैरिजन करके देखा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर डेटा देखेंगे, क्या क्या डेटा है। यहाँ पर जो मई में डेटा जारी किया गया उसमें बताया गया कि जो हमारा बेस ईयर है 2011-12, उसके आधार पर हमारी जीडीपी 2020-21 के लिए 135.13 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पहुँच जाने का अनुमान है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो नेगेटिव चली गई, क्योंकि माइनस में चली गई, -7.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हमारी जीडीपी में ये गिरावट आई है। कितने परसेंट की, -7.3% का। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर कैपिटा इनकम का डेटा है। हर सेक्टर में लगभग गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, चाहे प्राइमरी हो सके, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ने क्या किया, इकोनॉमी को थोड़ा बचाया है। ठीक है, बाकी हर सेक्टर में लगभग नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। पर कैपिटा इनकम की बात करें 2020-21 के दौरान, जो 2011-12 की अगर बेस कीमत ले लें, बेस ईयर, तो 86,659 रुपये हो जाने का अनुमान है, जबकि यही 2019-20 में 94,566 थी। मतलब पर कैपिटा इनकम में क्या हो गई, कमी आ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारी जीडीपी कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी तो कम ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई हमारी जीडीपी। आप इसे डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो यहाँ पर इस बार पर कैपिटा इनकम में भी कमी आ गई, 86,659 रुपये होगी, जो कि पहले 2019-20 में 94,566 थी। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि राष्ट्रीय आय हमारी कितनी, यहाँ पर जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो 195.61 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2019-20 में यही 201 लाख करोड़ रुपए लगभग था। यहाँ पर -3% की गिरावट ग्रोथ देखने को मिली है। ध्यान रखना, ये भी ग्रोथ ही है, भले ही वो ग्रोथ कैसी है, निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कहेंगे कि हमारी जीडीपी में जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है। नहीं, वृद्धि दर सेम, वृद्धि दर जो है उसको हम ये बोलेंगे कि नकारात्मक वृद्धि दर है। क्लियर है, निगेटिव में। चलिए अब यहाँ पर डेटा दिया गया जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड कर दी, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी को हम कई तरीके से निकालते हैं। एक जीडीपी मार्केट प्राइस हो गया, एक जीडीपी यहाँ पर नीचे दिया होगा, जीडीपी एक हो गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर जीडीपी के बाद आता है जीएनपी, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हो सकता है और जीएनपी मार्केट प्राइस हो सकता है। फिर जीडीपी से एक बनता है एनएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस हो सकता है और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हो सकता है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर सपोज़ आपके पास है जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है, और जीडीपी मार्केट प्राइस से आपको जाना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब उत्पादन के जो 4 साधन होते हैं वहाँ तक उसकी लागत निकालनी है। तो मार्केट प्राइस से आप क्या क्या करेंगे, इसमें आप इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उसको माइनस करेंगे और सब्सिडी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही बन जाता है फैक्टर कॉस्ट। समझिएगा,
जैसे सपोज़ एक साइकिल है, साइकिल बनाने में जितना खर्च आया वो क्या है, इसका फैक्टर कॉस्ट है। और ये साइकिल जब मार्केट में आई तो ये इसका क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, साइकिल जब मार्केट में आई तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें सरकार ने टैक्स क्या हुआ, टैक्स जोड़ा होगा ना, सरकार ने टैक्स लगाया होगा। और मान लीजिए सरकार गरीबों को साइकिल कम रेट पे देना चाहती है तो इसमें से सब्सिडी क्या हुई होगी, माइनस हुई होगी। तो सब सरकार ने इसके लिए सब्सिडी दी होगी तो सब्सिडी घटा दी गई। तो ये हो गया इसका मार्केट प्राइस। अब ध्यान से समझिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या हुआ, टैक्स जोड़ा और सब्सिडी आपने घटाया। और वहीं अगर मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो उल्टा कर दीजिए, इसको टैक्स को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा इसका फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर इसी तरीके से क्या होता है, एक चीज़ आती है डेप्रिसिएशन। जैसे जीडीपी हमको पता है मार्केट प्राइस पे, तो एनडीपी जैसे ग्रॉस और नेट, जैसे आपको किसी ने 100 रुपये दिए तो ये तो आपका ग्रॉस है, लेकिन 100 रुपये दे के उसने 50 रुपये ले लिए तो आपके पास नेट कितना बचा, नेट तो 50 रुपये ही बचा। तो इसी तरीके से हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो आ जाता है नेट, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप याद रखना। और ध्यान रहे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम पहले कहा जाता था इसको, अब वो हालांकि नाम बदल करके एनएनआई कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब जो हमारा डेटा है वो है उत्पादन का। उत्पादन का मतलब चावल कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो इसमें है पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर पे यूपी और थर्ड नंबर पे पंजाब। गेहूं की बात करें तो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद एमपी में और थर्ड है पंजाब। ठीक है, मक्का की बात करें तो मक्का कर्नाटक में और फिर एमपी में और फिर तेलंगाना में। इसके बाद है ज्वार, ज्वार की बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र। बाजरा याद रखना, बाजरा वगैरह ये सब मोटे अनाज हैं, तो मोटे अनाज में राजस्थान का नंबर क्या है, टॉप पर है। ठीक है, राजस्थान। और यहाँ देखिए कुल मोटे अनाज में भी राजस्थान टॉप पर है और सेकेंड नंबर पे कर्नाटका। अब अगर यहाँ पर चने की बात करें तो चने में भी राजस्थान है और यहाँ पर अरहर में है कर्नाटक। और कुल दाल की बात करें तो कुल दाल में भी कौन है, राजस्थान, और सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, और कुल खाद्यान्न में ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने देखा इसमें है यूपी टॉप पर और सेकंड नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पे कौन है, पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे तिलहन की बात करें, तिलहन में जैसे मूंगफली है, सरसों है, ये चीज़ें आती हैं, मतलब तेल वाली फसलें। तो मूंगफली में गुजरात टॉप पर है, सरसों रेप सीड इसमें है राजस्थान से फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे हरियाणा। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एमपी टॉप पर है और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। सूरजमुखी में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे और उड़ीसा सेकंड नंबर पे। कुल तिलहन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है राजस्थान में और सेकंड नंबर पे गुजरात। ठीक है, गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। कपास की बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा होता है गुजरात और सेकंड नंबर पे तेलंगाना। ठीक है, जूट की बात करें तो जूट में आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल ही यहाँ पर टॉप पर होता है और उसके बाद है बिहार। पहले तो पूरा जो आज का बांग्लादेश है, हमारा जो जूट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एरिया था वो बंगाल था। बंगाल का मतलब अविभाजित बंगाल, लेकिन जब बांग्लादेश अलग हो गया पूर्वी पाकिस्तान के रूप में तो जूट के उत्पादन का एक बहुत बड़ा एरिया भारत से अलग हो गया। फिर भी पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत हिस्सा भी बचा हुआ है। आलू की बात करें तो आलू उत्तर प्रदेश टॉप पर है आलू के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा प्रोडक्शन हमने देखा। प्याज में है महाराष्ट्र, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए आप। सुपारी में है कर्नाटका, नारियल में है केरल और सेकंड नंबर पे कौन है, कर्नाटका। काजू की बात करें तो काजू महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। कुल फल की बात करें तो फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन टोटल होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। कुल सब्जी की बात करें तो कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है और यूपी सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो ये रहा डेटा कुछ। और मसाले की बात करें तो मसाला एमपी में सबसे ज़्यादा होता है और सेकंड नंबर पे राजस्थान। ठीक है, और ये हमने देख लिया। चलिए अब यहाँ पर जो वैश्विक कृषिगत उत्पादन है कि दुनिया में जो देश हैं उनका क्या प्रोडक्शन का स्तर है, तो चावल की बात करें तो चावल में चीन और भारत फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं। तो चावल में चीन आगे, गेहूं में भी चीन आगे है, मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है और भारत यहाँ पर देखें तो भारत काफ़ी पीछे चला जाता है इसमें। ठीक है, जौ में बात करें तो जौ में रूस है, ज्वार वगैरह में संयुक्त राज्य अमेरिका है। दलहन की बात करें, दाल वाली जो फसलें हैं
यहाँ पर भारत है। फिर भी हमें दलहन की फसलें जो है वो दाल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है। मूंगफली में भी चीन आगे है, ठीक है। सोयाबीन में ब्राज़ील आगे है और रेप सीड में कनाडा टॉप पर है। सूरजमुखी की बात करें तो रूस। हालांकि यहाँ पर गन्ना वाला डेटा आप याद रखिए, ये पूछ दिया जाता है कई बार। ब्राज़ील, भारत और थाईलैंड। गन्ने में कौन टॉप पर है? ब्राज़ील। सेकंड नंबर पे भारत और थर्ड नंबर पे कौन? थाईलैंड। कपास में चीन और भारत फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं। कुल यहाँ पर जूट की बात करें तो जूट में भारत टॉप पर है और बांग्लादेश सेकंड नंबर पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें और कुछ देख लीजिए। नारियल में इंडोनेशिया, क्योंकि 2018 की पीसीएस में शायद पूछा था नारियल के बारे में, ठीक है। इंडोनेशिया टॉप पर है, फिलीपींस सेकंड नंबर पे है और भारत थर्ड नंबर पे, ठीक है। अंगूर की बात करें तो इसमें चीन, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। चाय का भी डेटा आप याद रखें। चाय में चीन टॉप पर है, भारत सेकंड नंबर पे और केन्या थर्ड नंबर पे। कॉफ़ी भी याद रखें, कॉफ़ी में ब्राज़ील टॉप पर है और वियतनाम सेकंड नंबर पे है और कोलंबिया थर्ड नंबर पे है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई। कहाँ पर? हनोई, ठीक है। और कोलंबिया की राजधानी बगोटा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब रबर की बात करें तो रबर में थाईलैंड टॉप पर है और इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे। दूध की बात करें, कुल दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में सेकंड नंबर पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी में हमारा इंडिया जो है दूध के मामले में कम है। टोटल प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ भैंस वगैरह की संख्या, भैंस गाय की ज़्यादा है, इसलिए कुल दूध हमारे यहाँ ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर पर भैंस पर गाय निकालेंगे तो उतना प्रोडक्शन नहीं होता। एक गाय औसतन 3-4 लीटर दूध देती है। चूँकि हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है इसलिए कुल प्रोडक्शन हमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो नस्ल सुधार इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता है, ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।